Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about one of the most important and interesting topic, which is World War First. तो इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को हम द ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ग्लोबल वॉर भी कहते हैं और इसको हम अ वॉर टू एंड ऑल वॉर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी ये 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई थी और इसकी एंड 11 नवंबर 1918 को हुई थी। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल कॉजेस को डिस्कस करेंगे, इसके इमीडिएट कॉज को भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम वो ग्रुपिंग कंट्रीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि किन किन कंट्रीज़ ने इस वॉर में हिस्सा लिया हुआ था और किस कंट्री पर ब्लेम लगी थी कि जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा हम उसके इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हैपेंड हुई और इसकी हम आफ्टर मैथ को भी डिस्कस करेंगे। On July the 29th, Mangin wrote, "The struggle is very hard. We've had some success, but the Boche is holding firmly onto the swing door which I'm trying to close." तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी ये या इस तरह कह ले कि ये मेजर पावर्स के दरमियान ये लड़ाई लड़ी गई थी और ये मेजर पावर टू ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। एक तरफ एलाइट पावर्स थे और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे। ठीक है, एलाइट पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे? इसमें रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, इटली एंड जापान शामिल थे। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ सेंट्रल पावर की अगर हम बात करें तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर शामिल थी। हियर यू कैन सी इन द मैप। मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू भी आपको शो करवाती हूँ। जो ग्रीन कलर आपको शो हो रहा है दैट इज एलाइट पावर एंड ऑरेंज कलर जो है वो सेंट्रल पावर है। तो एलाइट पावर्स में रशियन एम्पायर ये हैं। ठीक है, इसके अलावा द ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम ब्रिटिश भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस, इटली और इसके अलावा मैंने यूएसए की भी बात की तो यूएसए जो था वो बाद में इस एलाइट पावर में शामिल हुआ था, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सेंट्रल पावर्स में से जर्मन एम्पायर जिसको जर्मनी बोलते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, बल्गेरिया एंड ऑटोमन एम्पायर, दीज वर दी सेंट्रल पावर्स। तो अब आते हैं उन काजेस की तरफ जिसकी वजह से ये ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर जो थी वो हैपन हुई थी। तो उसके कुछ फंडामेंटल कॉजेस थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करवाती हूँ। ठीक है, फंडामेंटल कॉजेस में से यहाँ पर मैंने लिखा है MAIN, मेन। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप इसके कॉजेस को याद कर सकते हैं। M मीन मिलिट्रिज्म, A मीन अलायंस सिस्टम, I मीन इंपीरियलिज्म एंड N मीन नेशनलिज्म। तो अब वन बाय वन उन तमाम कॉजेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिलिट्रिज्म क्या होता है? मिलिट्रिज्म का मतलब है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, इसको हम मिलिट्रिज्म बोलते हैं। तो उस टाइम जो स्टेट्स थी वो जो यूरोप में थी वो इस चीज़ में लगी हुई थी, अपने आप को मिलिट्री हवाले से मजबूत बना रही थी। मींस के वो वेपन्स बनाने में लगी हुई थी, जिसमें से ब्रिटेन
और जर्मनी जो थी वो सबसे आगे थी, इवन दो ये दोनों रॉकेट्स बनाने में भी लगी हुई थी। एक किस्म का कह ले कि आम रेस लगी हुई थी इन स्टेट्स के दरमियान, ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। मशीन गन्स बन रही थी, टैंक्स बन रहे थे, नेवल शिप्स ये लोग बना रहे थे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। सेकंड कॉज है अलायंस सिस्टम। इस अलायंस सिस्टम के थ्रू ये कंट्रीज क्या करते थे, ये स्टेट्स, इनके दरमियान सीक्रेट्स एग्रीमेंट्स होती थी, जिनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था 1882 में ट्रिपल अलायंस साइन हुआ था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। इस ट्रिपल अलायंस का मतलब क्या होता था कि अगर इनमें से किसी भी कंट्री पर अगर कोई अटैक करेगा तो हम मिलकर उसको डिफेंड करेंगे, ठीक है। दूसरा जो एग्रीमेंट था वो था ट्रिपल इंटेंट एग्रीमेंट, जो कि 1907 में हुआ था, और इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया शामिल थी। ओके, तो इंपीरियलिज्म और अलायंसेस के बाद जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट कॉज थी वो थी इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है? इंपीरियलिज्म का मतलब है अपनी अपनी कॉलोनी को एक्सटेंड करना। तो उस टाइम जो स्टेट्स थी, जो पावर्स, ग्रेट पावर्स थी, वो लगी हुई थी अपनी अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड करने में। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, रशिया और यूएसए सबसे आगे थी। इवन दो अफ्रीका में भी एक कॉलोनाइजेशन की रेस लगी हुई थी, और इसको हिस्टोरियन स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका के नाम से जानते हैं, या उसको इस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ कॉज थी वो थी नेशनलिज्म। चूंकि 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में एक वेव चल रही थी नेशनलिज्म की, मींस के जो अल्बानिया थी, रोमानिया थी और ग्रीस थी, उन्होंने आज़ाद होकर खुद मुख्तारी के साथ वो रह रही थी। तो इस तरह बाकी जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो इन ग्रेट पावर से आज़ाद होना चाहते थे। आगे चलकर मैं मज़ीद इसको इलाबोरेट करने की और समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कुछ और रीजंस भी थे, जैसा कि टर्की मींस ऑटोमन एम्पायर और रशिया के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस पर। मींस के जो एजेंसीज थी और सी ऑफ मार्मरा थी, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती थी ये स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस, ठीक है। मींस के एक किस्म का कह ले कि ये मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी की तरफ एक गेट वे थी, क्लियर। इसके अलावा ये जो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस थी, ये स्ट्रेटेजिक हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो इस बात पे रशिया और ऑटोमन एम्पायर की बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। नाउ व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? तो वो इमीडिएट रीजन ये थी कि ऑस्ट्रो हंगेरियन का एक प्रिंस था जिसका नेम था आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। ये प्रिंस जो था अपने बीवी सोफी के हमरा बोस्निया की तरफ जा रहा था ऑन 28 जून 1914, ठीक है। बोस्निया में वो सराजीवो सिटी में एक मीटिंग अटेंड करने की गरज से जा रहा था। तो जो फ्रांस फर्डिनेंड का जो कॉन्वॉय होता है वो तकरीबन 6 गाड़ियों पर मुश्तमिल होता है। तो रास्ते में क्या होता है कि जब वो बोस्निया जब वो सराजीवो की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में बोस्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 6 हुर्रियत पसंद उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं उनको असैसिनेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही जब गाड़ी करीब से जा रही होती है तो इनमें से एक हुर्रियत पसंद जो होता है वो उनकी गाड़ी पर बॉम्ब गिराते हैं। बट खुशकिस्मती की बात क्या होती है कि बॉम्ब उनकी गाड़ी से टकरा कर जो पीछे आ रही गाड़ी होती है उन पर से लग जाती है और वो बम से उड़ जाता है। जबकि जो फ्रांस फर्डिनेंड की जो कॉन्वॉय होती है वो बाहिफाजत वहाँ से निकल आती है। जब फ्रांस फर्डिनेंड जो होता है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए सराजीवो टाउन हॉल में पहुंचता है तो वहाँ पे जो अटेंडेंट होता है उनको वो बरहम होते हैं, गुस्सा होते हैं कि आप लोगों ने हमारी जो
वेलकम है या जो इस्तकबाल है वो बॉम्ब से कर दी, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो वापसी पर क्या होता है कि फ्रांस फर्डिनेंड जो उस हादसे में लोग ज़ख्मी हुए होते हैं उनकी इयादत के लिए हॉस्पिटल जाने का फ़ैसला करते हैं। तो जब वापसी पर इनकी कॉन्वॉय आ रही होती है, वो तकरीबन 10:45 के लगभग टाइम होती है दिन की। ठीक है, तो जो फ्रांस फर्डिनेंड की जो कॉन्वॉय होती हैं वो रश से बचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते को अपना लेती है, बट वो जब रास्ते में वो टर्न लेते हैं तो उनको लग पता जाता है कि ये गलत रास्ता है। ठीक है, तो इसी दौरान क्या होता है कि गैब्रिलो प्रिंसिप एक हुर्रियत पसंद होता है, ये तकरीबन 19 इयर्स का एक लड़का होता है। ठीक है, तो वो आता है और जो फ्रांस फर्डिनेंड होती है और सूफी जो उनकी वाइफ होती हैं उन पर गोलियां चला लेते हैं, और हाँ उसी टाइम मौके पर ही उन दोनों की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो होता है वो इस एसेसिनेशन की जो ब्लेम है वो सर्बिया पर लगा लेते हैं, क्योंकि ग्रेविलो प्रिंसिप जो होता है उनका बेस सर्बिया से होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होता है कि गैब्रिलो प्रिंसिप को मौके पर ही अरेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इनके खिलाफ ट्रायल चलती है। तो उसी ट्रायल के दौरान ये जो 19 साला लड़का होता है ये कहता है कि वो बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का तसल्लुत नहीं चाहते हैं, वो एक आज़ाद रियासत चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ये काम किया है। तो ये 19 साला जो लड़का होता है एज अ रूल्स रेगुलेशन उनको सज़ाए मौत की सज़ा उन पर लागू नहीं होती। तो क्या होता है कि उनको 20 साल की कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तो यूं इस असैसिनेशन की वजह से एक चिंगारी भड़क उठी और यूं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एज यू नो कि ऑस्ट्रिया हंगरी किस पर ब्लेम लगा लेता है, सर्बिया पर ब्लेम लगा लेता है इस असैसिनेशन का। तो ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर कर देता है वॉर अगेंस्ट दी सर्बिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि सर्बिया जो है अपनी अलायंस से हेल्प मांग लेता है, मींस रशिया से हेल्प मांग लेता है, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी अपनी अलायंस जर्मनी से हेल्प मांग लेता है। तो जर्मनी क्या करता है, एक ब्लैंक चेक उनको देता है और उनको कहता है कि आप आगे बढ़ें इस जंग में और हम फुली आपको सपोर्ट करेंगे। फिर क्या होता है कि जब जंग शुरू हो जाती है तो उसका जो अलायंस होता है दूसरा फ्रांस, वो भी जंग में उतर जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि दूसरी तरफ जर्मनी क्या करते हैं, जर्मनी उन पर काउंटर अटैक करने के लिए एक प्लेन बना लेते हैं। प्लेन किस तरह बना लेते हैं, उनका कहना ये था कि एज रशिया की जो मिलिट्री पावर है या जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो नंबर में ज़्यादा है, तो उन्होंने ये प्लानिंग बना ली कि हम डायरेक्ट रशिया पर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि हम इस तरह करते हैं कि पहले हम बेल्जियम पर अटैक कर लेंगे, मींस बेल्जियम के रास्ते हम फ्रांस पर अटैक करेंगे और फ्रांस के बाद फिर हम रशिया पर अटैक कर लेंगे। तो होता क्या है कि जिस तरह जैसे ही जर्मनी बेल्जियम में एंटर हो जाती है और बेल्जियम पर अटैक कर लेती है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन जो है वो क्या करते हैं, एक्चुअली ब्रिटेन और बेल्जियम के दरमियान 1839 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसके मुताबिक उनको ये तय पाया होता है कि अगर कोई बेल्जियम पर अटैक करेगा तो ब्रिटेन उनका साथ देंगी। तो उसी ट्रीटी की बेस पर क्या करते हैं कि इस वॉर में ब्रिटेन भी आगे आते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जर्मनी पर अटैक कर लेते हैं। मीन्स जब वो यहाँ पे इंटर होते हैं तो यहाँ पे वो जर्मनी पर अटैक कर लेते हैं। तो यूं ये जंग जा रही होती है, जर्मनी और फ्रांस जर्मनी जो होता है वो फ्रांस तक आया हुआ होता है और इन दोनों के दरमियान जंग जा रही होती है। ठीक है, जर्मनी बिल्कुल सक्सेसफुली इस वॉर में आगे होता है।
कामयाब हो रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑटोमन एम्पायर भी आगे आता है इस जंग में, ठीक है। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो स्विस कैनाल पर अपना कंट्रोल लाना चाहते हैं, तो इसी निस्बत से वो क्या करते हैं, वो रशिया पर अटैक कर लेते हैं, ठीक है। तो यूं ऑटोमन एम्पायर भी इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जंग जा रही होती है कामयाबी के साथ, जर्मनी उसमें आगे होता है, बट एक वक्त ऐसा आता है कि ये दोनों जर्मनी और फ्रांस जो होते हैं वो ट्रेंचेस बनाते हैं और इसी ट्रेंचेस में रहना शुरू कर लेते हैं। अब चूंकि जर्मनी की फोर्सेस और फ्रांस की फोर्सेस ट्रेंचेस में बैठे हुए होते हैं, कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा होता है, तो ऐसा होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स पेश आते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम कैसे पेश आते हैं कि जो फूड सप्लाई या जो और सप्लाई होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, ना होने के बराबर होना शुरू हो जाती है। और यूँ तकरीबन 3 साल जो थी वो इस जंग को हो चुकी होती है। अब क्या होता है कि 1917 तक ये वॉर जो थी वो जारी होती है, और इसी दौरान क्या होता है कि 1917 में यूएसए की एंट्री भी इस वॉर में हो जाती है। सो एज आई टोल्ड यू दैट यूएसए गॉट इन्वॉल्व फाइनली इन अप्रैल 1917, जबकि इससे पहले अगर हम देखें तो यूएसए जो होता है वो बोथ जर्मनी एंड फ्रांस को इस वॉर में सपोर्ट कर रहा होता है। मींस जो फूड सप्लाई या अदर सप्लाई होती है वो उनको प्रोवाइड कर रहा होता है, बट ड्यू टू सम रीजंस क्या होता है कि यूएसए जो होता है वो जर्मनी के अगेंस्ट इस वॉर में उतरता है, ठीक है। देन क्या होता है कि ऑन द अदर हैंड रिवॉल्यूशन इन रशिया वॉज स्टार्टेड इन 1917। 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके तहत क्या होता है, जो न्यू प्रेसिडेंट आता है वो ये अनाउंस करता है कि हम इस वॉर से पीछे हट रहे हैं और एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं। देन क्या होता है कि 1918 में इस वॉर की एंड हो जाती है। वो कैसे हो जाती है कि इन द ऑटम ऑफ 1918 जो जर्मनी और इनकी एलीज होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू द डिफिशियंसीज ऑफ द सप्लाईज, ठीक है। सो देयर आर्मीज वर डिफीटेड एंड देयर हंग्री सिटीजन वर बिगिनिंग टू रिबेल। समझ आ रही है? इसके बाद क्या होता है कि द नीड बिकेम मोर अर्जेंट एज जर्मनी एलीज बिगिन टू ड्रॉप आउट ऑफ द वॉर। आखिर में हालात इतने ख़राब हो जाते हैं और जर्मनी और जो इनकी एलीज होती है वो सप्लाई की कमी की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है, और इवन दो वो रिबेल करना शुरू हो जाते हैं और ऐलान करना शुरू करते हैं कि हम इस वॉर से पीछे हट रहे हैं। तो जर्मनी की गवर्नमेंट क्या करती है, वो यूएसए को अप्रोच करती है, ठीक है, और रिक्वेस्ट करती है किसकी, आर्मिस्टिस की। आर्मिस्टिस इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट और इज़ अ एज वी कैन से दैट इट इज़ अ सीज फायर, ठीक है। तो वो आर्मिस्टिस की रिक्वेस्ट करते हैं और इसी आर्मिस्टिस के थ्रू क्या होता है कि 11 नवंबर 1918 को तकरीबन 5:15 के टाइम में क्या होता है, इन दोनों के दरमियान एक पीस ट्रीटी साइन हो जाती है और यूं 1918 को इस वॉर की एंड हो जाती है। सो जब जंग ख़त्म हो जाती है तो जंग के ख़ात्मे पर यूरोप की बिल्कुल वही हालत हो चुकी होती है जैसे किसी होलनाक ज़लज़ले के बाद किसी इलाके की हुआ करती है, ठीक है। चूँकि इस वॉर में तकरीबन 1.8 करोड़ के लगभग हलाकतें हो चुकी होती है। 1,28,31,000 ज़ख्मी हुए होते हैं, 83,88,000 ज़ख्मी हुए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान इस वॉर के बाद हुआ होता है। सो इवेंचुअली यूरोप का जो नक्शा होता है वो कम्प्लीटली बदल चुका होता है। जो बड़ी बड़ी एम्पायर होती हैं वो तबाह हो चुकी होती हैं, नए मुल्क और नई नई कौमें ज़हूर में आ चुकी होती है। जो ब्रिटेन और फ्रांस जो होती है वो चूँकि मुनज़्ज़म और मजबूत होती हैं तो उन्होंने इस जंग में फतह पाई होती थी, ठीक है, पाई होती है, ठीक है।
So this was all about the World War First. Hope you guys will understand this. But if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.